हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, डेली 11 बजे आपके लिए एक शानदार क्लास आती है और 111 नंबर आपकी क्लास है और स्टैटिस्टिक्स में हम माध्यिका आज पढ़ रहे हैं। तो चलिए, एग्जाम से पहले इसको आप जरूर देख लें और देख भी रहे होंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं एसएससी का, सीईटी का या रेलवे सीबीटी 2 का या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, सीडीएस एफकेट का, तो मेरा सिर्फ एक ही कोर्स आपको लेना है और सिर्फ एक सिंगल कोर्स जिसका नाम है फाउंडेशन कोर्स। और बस आपको बस निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि ये सफलता की पूरी कुंजी है। आपका फाउंडेशन अगर वीक है या आपको मैथ कम समझ में आती है तो यहां जो भी चीज जितनी डिटेल में बताई गई है उससे ज्यादा डिटेल में आप कभी जिंदगी में नहीं पढ़ सकते। ये बातें आप याद रखना, ठीक है। तो बस इस फाउंडेशन कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। अनअकैडमी पर जाकर एसएससी एग्जाम में मेरा ये कोर्स आपको मिल जाएगा। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएं और जितने भी एजुकेटर हैं उन सभी की क्लासेस और भी मिलेंगी। 12 और 24 महीने का बैच ले लें और हैवे रेफरल कोड में साहिल 10 लगा देना। साहिल 10 बिना किसी गैप के लगाएं जिससे कि आप मेरे कोर्स से कनेक्ट हो जाएं। और आपको साहिल 10 कोड लगाकर एसएससी एग्जाम में सब्सक्रिप्शन लेना है फॉर माय फाउंडेशन कोर्स। 5 PM मेरी क्लास होती है और एक क्लास मेरी सीएचएसएल वाली होती है 6:30 बजे। तो दोनों ही क्लासेस आपको मिलेंगी उसमें और दोनों ही बैच आपको मिलेंगे। इसके अलावा 200 से ज्यादा बैच और मिलने वाले हैं। अन्य किसी कैटेगरी में भी आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप एज ए रेफरल कोड में साहिल 10 लगा सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। साथ के साथ डेली रात को 8 बजे आपके लिए एक सेशन आता है कैच द मैथ। कैच द मैथ डेली आपके लिए रात को 8 बजे आता है। आज मैं कराने वाला हूं 36वां नंबर का सेशन, 36 नंबर सेशन विद न्यू कॉन्सेप्ट्स और कुछ हम नया सीखने वाले हैं यहां पर। तो सभी स्टूडेंट इसको जरूर देखें, चाहे उनका पेपर हो गया हो, चाहे आ रहा हो, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहा हो। गणित होती है, ठीक है ना। लिंक आपको इसका कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप अपने आप को नोटिफाई कर लेना। और डायरेक्टली आप अगर अनअकैडमी पर जाते हो तो साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आप फ्री प्लान में जुड़ सकते हो। कैसे देख पाएंगे मैं बता देता हूं। एसएससी एग्जाम पर जाना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे स्पेशल क्लास में जाना, मेरा नाम सर्च कर लेना और मुझे कर लेना फॉलो और मेरी प्रोफाइल में जाकर स्पेशल क्लास के अंदर सी ऑल के अंदर जाकर कैच द मैथ की जितनी भी क्लासेस हैं वो एग्जाम से पहले देख कर जाना। कई विद्यार्थियों का ये मेरे से पूछना है कि सर कैसे हम लास्ट समय में क्या पढ़कर जाएं। तो क्वेश्चन ही नहीं है यार, इतने दिन से कह रहा हूं कि कैच द मैथ देख कर जाएं, बस एक बार देख के जाओ बस पेपर से पहले। उससे क्या होगा कि आपको यूज टू हो जाओगे। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होता है, अरे यूज टू छोड़ो, मतलब अगर आप 5-6 सेशन देख के चले गए या ज्यादा भी देखकर चले गए तो आपकी पूरी गणित रिवाइज हो जाएगी एक बार। अच्छा मीडियन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, अलग टाइप का आएगा तो मैं मीडियन का फॉर्मूला तो जानता हूं। अच्छा ज्योमेट्री में ये कॉर्ड की प्रॉपर्टी होती है, तो सिमिलर चीजें आ रही है। एचसीएफ एलसीएम आता है, सिमिलर चीजें हैं। और फ्री प्लान के लिए अगर आपसे कोई कोड पूछे तो आपको साहिल 10 कोड लगाना है। तो बढ़िया तरीके से जुड़ो और अच्छा पढ़ो। मैं आपको संपूर्ण समर्पण के साथ चीजें दे रहा हूं, आप बस पढ़ते रहिए। 12:30 बजे आज मैं आपको कराने वाला हूं ज्योमेट्री। 12:30 PM इसी यूट्यूब चैनल पर ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे। अब पढ़ने वाले के लिए सब कुछ चालू है। अलजेब्रा अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले वो खत्म किया है अलजेब्रा, अब हम ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो आज ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए और सबसे सटीक एनालिसिस के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर क्या करना है, क्वेश्चन भेजने हैं जिससे कि मैं आपको सटीक से सटीक एनालिसिस करवा सकूं। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, चलिए इसका आंसर बताइए कि आपका क्या आया। फिर स्टार्ट करते हैं मीडियन। तो कैसे करेंगे डियर, आइए समझते हैं चीजों को कैसे करने वाले हैं। आपसे बोला गया है मीन आपका क्या होता है, माध्य। मैंने माध्य आपको बताया था कि माध्य बराबर होता है सिग्मा FI/XI अपॉन समेशन ऑफ F। ठीक है, तो सर ये कहां से आएगा, मैंने कहा ना यार ये दे रखा है ना fx, तो ये हो गया 9x प्लस
ये हो गया 5 इंटू एक्स 5x, ये हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया 3x स्क्वायर, ये हो गया 12x स्क्वायर। ये तो हो गया आपका f इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स। समेशन है यानी कि सबको जोड़ना है, सिंपल। फ्रीक्वेंसी का सम, तो यानी कि आपको देखना है टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वाली 3x 4x 6x 9x और 4 13x। अब ये जो माध्य है भाई दे रखा है ना, 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 4 13। ये जो माध्य है ये किसके बराबर है, 2x के बराबर है। तो माध्य को हमने 2x के बराबर कर दिया। इस 13x को मैं इधर गुणा कर देता हूं, तो ये कितना आ रहा है, 9 और 5 14, 14 14x प्लस 7x स्क्वायर 12 और 3 15 और 4 19x स्क्वायर बराबर 26x स्क्वायर। चला गया तो 14x बराबर 7x स्क्वायर। x से आपका x कट गया, x बराबर निकल कर आ गया 2। अब x बराबर केवल 2 निकल कर आया है। आपको निकालना है 15x और 12x का माध्य, यानी कि 15 दूनी 30 और 12 दूनी 24 का माध्य निकालना है। तो 2 आपके अंक हैं, बटे 2 कर दिया, 54 बटे 2, यानी कि आपका जो राइट आंसर आएगा 27 आएगा। तो आपको आंसर क्या देना है, 27। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आएंगे भी, तैयार रहिए। मैं आपको कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं, चिंता ना करिए। अब स्टार्ट करिए मीडियंस। अब हम बात करते हैं कि माध्यिका के बारे में, कि ये माध्यिका क्या चीज है, किस तरह से हम माध्यिका की चीजों को और समझ सकते हैं और किस तरह से हम माध्यिका को जान सकते हैं। तो माध्यिका क्या होती है। अब जब कभी भी आपका कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पड़ा हुआ हो, यानी कि आपका कोई भी बंटन हो, बंटन मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास हो, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे पहला स्टेप, माध्यिका को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है उस डिस्ट्रीब्यूशन को असेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं आरोही क्रम में जमाएं। असेंडिंग ऑर्डर में जमा दें। सबसे पहली चीज क्या कर ले, उस डिस्ट्रीब्यूशन को, उस बंटन को सबसे पहला स्टेप करें आरोही क्रम में जमाएं। स्टेप नंबर 2, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करें। अब नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करें। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी क्या होनी चाहिए, काउंट करें। चलिए, अब जब नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करोगे तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटी आएंगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, आपकी जो n होगा आपका, वो n सम हो सकता है, यानी कि इवन हो सकता है ना, और 2 ही चीज हो सकती है, और n आपका ऑड हो सकता है। तो सर दोनों के लिए अलग अलग चीज है क्या, बिल्कुल है। और देखिएगा दोनों में कोई खासा अंतर नहीं है, चीजें वही हैं कि सबसे पहले आप दिए गए डेटा को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे, जहां पर आपको यह पता लग जाएगा कि आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो सम है या विषम है। अगर नंबर ऑफ टर्म सम है तो मीडियन कैसे निकालेंगे, तो सर जो मीडियन होता है उस श्रेणी में, उस बंटन में, उस डिस्ट्रीब्यूशन में जो असेंडिंग ऑर्डर में जमाया हुआ है, उस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या करना है, ये सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है ना, तो बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन क्या है कि आपका जो n है 2 से विभाजित तो हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपका जो n है वो तो सम संख्या है, तो 2 से विभाजित तो हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, n/2 वहां पद, n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद बटे 2। क्या करना होगा, n/2 वहां पद, लिखने में बड़ा कठिन है लेकिन करने में बहुत आसान है, और n/2 का अगला पद, यानी कि इसकी नेक्स्ट टर्म बटे 2। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा टेंशन मत लो, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू सब समझाने वाला हूं, ठीक है। अगर मैं आपके सामने कहता हूं कि n बराबर ऑड है,
तो ऑड नंबर के लिए माध्यिका का क्या सूत्र होता है? वह होता है सीधा सीधा n में 1 जोड़िए बटे 2 कर दीजिए वां पद वां, यानी कि n प्लस 1/2 टर्म, यानी कि ये आपका टर्म जो होगी वही माध्यिका कहलाएगी। तो माध्यिका की कुछ खास बातें आपके सामने भी रखना चाहूंगा जिनके बारे में आप अनभिज्ञ हैं, जिनके बारे में आप थोड़ा कम जानते हैं। चलिए, तो यहां तक आपको मामला सेट नजर आ रहा है। इसके बिहाफ पर मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक क्वेश्चन करूं। इसके बिहाफ पर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आगे की हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो जल्दी से फटाफट से इस पहले प्रश्न का उत्तर आप दें, खुद सॉल्व करें, कृपया करके स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सर कैसे करेंगे? आइए, तो यहां पर क्या चीजें निकल कर आ रही है कि ये दिया गया बंटन दे रखा है मेरे को। अब मैं बंटन को सबसे पहले क्या करूंगा? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा। कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 दो बार आ रहा है, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, ठीक है, फिर 6 आएगा और फिर 7 आएगा। इस तरह से मैंने क्या लिख दिया, ये बंटन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, एक क्रम में जमा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब उसके बाद मैंने देखा कि यहां n बराबर कितना आ रहा है? n बराबर 8 आ रहा है, जो कि क्या है? एक सम संख्या है, जो कि एक क्या है? इवन नंबर है। तो मेरी माध्यिका सिंपल तौर पर क्या हो जाएगी? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हर बार उस चीज को ना लिखो। 8 का बटे 2 4, चौथा पद, और उसका अगला पांचवा पद बटे 2। तो 1 2 3 4, चौथा पद और पांचवा पद बटे 2, यानी कि 7 बटे 2, 3.5 आपकी माध्यिका हो जाएगी इस दिए गए बंटन की, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप करेंगे मेरे लिए, करिए। अब 10 सेकंड में इसको करने की कोशिश करिए, और यहीं से ही मैं आपको कुछ चीजें बताने भी वाला हूं। समय सीमा को समाप्त कर सकते हैं, और आइए देखते हैं। मैंने सबसे पहले वही काम किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाया। आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं इस काम को। 1 2 3, और अपने सामने कितना है? 5 है, 6 है, 7 है, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहां n बराबर 7 आ गया, यानी कि आपका एक विषम नंबर आ चुका है। विषम नंबर होता है तो माध्यिका क्या होती है? 7 + 1 बटे 2 वां पद, यानी कि आपको लेना है चौथा पद, फोर्थ टर्म आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो इस आरोही क्रम में चौथा पद क्या नजर आ रहा है? 1 2 3 4 5 आपका राइट आंसर हो गया। तो चौथा पद आपका क्या है? 5 है, तो आपका 5 आपका राइट आंसर होगा। तो माध्यिका की कुछ खास बातें भी होती हैं, उन खास बातों को जरा समझने की कोशिश करना। आपके सामने थोड़ा सा एक विकल्प रखना चाहूंगा कि माध्यिका एक ऐसी टर्म है जो क्या सभी दिए गए डेटा पर डिपेंड करती है क्या? मैं आपसे सिंपल एक थ्योरी पूछना चाहता हूं, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी और आपके कॉन्सेप्ट भी खुलेंगे दिमाग में। अगर मैं माध्यिका की बात करूं, तो माध्यिका क्या दिए गए सभी, किसी माध्यिका की मैं बात करूं तो क्या माध्यिका दिए गए सभी डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है क्या? नहीं। तो माध्यिका सभी डेटा पर डिपेंड नहीं करती।
ठीक है, तो क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है? क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है? नहीं, ये एक तरीके से आपकी नॉन एग्जैक्ट वैल्यू है, क्योंकि केवल और केवल मतलब इतनी बड़ी स्थिति खराब है इस माध्यिका की कि अगर मैं यहां पर अगर मान के चलो 99 भी रख दूं ना, तो भी मेरा आंसर यही आने वाला है। बताओ, मतलब मैं अगर यहां 99 भी रख दूंगा ना इस पद में, तो भी मेरा आंसर यही आएगा, और माध्य तो चेंज हो जाएगा पूरा। तो ये आपकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देती है माध्य का, है ना, कि सभी डेटा पर डिपेंड कहां करता है। अभी मैं 99 रख दूं तो भी माध्य का यही आने वाला, निकाल लो चाहे, है ना। तो इस चीज पर आप बिल्कुल फोकस रखें कि कभी आपसे कोई रिप्लेसमेंट पूछे कि भाई मैंने फलाना रिप्लेस कर दिया, जब तक पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा ना, जो मेन पोजीशन है, जैसे कि अब n बराबर 7 था, तो यहां मेन पोजीशन चौथा टर्म है, तो जब तक कोई डेटा आप रिप्लेस करते हो और इस चौथी पोजीशन में कोई चेंज ना आ जाए, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखना चाहता हूं, उस क्वेश्चन पे थोड़ा जवाब दीजिएगा। यदि मैं 9 को 10 से रिप्लेस कर दूं, तो मीडियन क्या हो जाएगी? बताओ, अगर मैं 9 को 10 से रिप्लेस कर दूं तो मीडियन क्या हो जाएगी? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, यदि मैं 9 को 3 से रिप्लेस कर दूं तो माध्यिका क्या हो जाएगी? बताओ, दिमाग लगाओ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है हर एक पॉसिबिलिटी आपको पता हो, हर एक चीज आपको पता हो, फिर देखते हैं कौन छेड़ेगा आपको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहां पर आप अगर 9 को 10 से रिप्लेस कर रहे हो, 9 को 10 से रिप्लेस कर रहे हो, तो इस दिए गए डेटा में, इस दिए गए बंटन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल 9 10 हो जाएगा। और असेंडिंग ऑर्डर में जमा के चेक करो सारी चीज, तो यहां तो आएगी 5 ही, नो चेंज। लेकिन अगर मैं 9 को 3 से रिप्लेस कर देता हूं, यानी कि मैं अगर 9 को 3 से रिप्लेस कर रहा हूं, 9 को 3 से रिप्लेस कर दूं, तो क्या होगा बताओ? तो देखते हैं, यानी कि अब ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से दिखेगा? 1 2 3 3 5 6 7, यही तो दिखेगा। अब ये 9 रिप्लेस टू 3, देन डिस्ट्रीब्यूशन आपका ये हो जाएगा। तो आपकी माध्यिका कितनी रहने वाली है? वही चौथा पद रहने वाली है, फोर्थ टर्म। तो 1 2 3 4। अब यहां माध्यिका कितनी हो गई? 3 हो गई। अब ये पूछा जा सकता है कि पहले वाली माध्यिका और अब माध्यिका में कितना फर्क है? 2 का फर्क है। मजा आ रहा है? क्लैरिटी आ रही है? देखो, यही तो कहता हूं कि अगर चाहे तो एक क्वेश्चन में बुरा निपट सकते हैं, लेकिन समझो धीरे धीरे सब कुछ ऐसे जब क्लैरिटी आएगी, अच्छा ऐसे चेंज होता है। और मतलब अगर लास्ट वाले छोर को अगर छेड़ दिया जाए तो चेंज होगा क्या? तो इस तरह से आपको देखना होगा सब कुछ। ठीक है, चलिए। तो ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों, कब तो बदलती है और कब नहीं बदलती है। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताएं। मीन और एवरेज में क्या डिफरेंस है? विनय कुमार, यही सबसे बड़ी कमी है तुम्हारी। तुम पढ़ने तो आते हो, लेकिन जो पढ़ा रहे होते हैं उसके अलावा तुम्हें बाकी सारी चीजें दिमाग में रहती हैं, है ना। तो जो पढ़ रहे हो ना उस पर फोकस किया करो। मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहूंगा कि फोकस रख के पढ़ो। तो जो आप लगातार अगर पढ़ रहे हो तो वो कंसेप्ट जुड़ते चले जाएंगे, और अगर आपने बीच में इसको नहीं ध्यान में रखा तो आगे वाले भी नहीं समझ में आएंगे और पीछे वाले भी भूल जाओगे,
और फिर आपको यह भी लगेगा अरे यार मेरी चीज तो क्लियर हुई नहीं, क्योंकि वो चीज तुमने खुद ने क्रिएट की है। मैं जो पढ़ा रहा हूं वह मैं अपने हिसाब से सब कुछ क्लियर कर दूंगा, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप ज्यादा टेंशन लेते हो खामोखा की, तो फिर मैं भी ध्यान नहीं दे पाता हूं उन चीजों पर, क्योंकि मेरा ध्यान अभी यहां पर है। देखिए अब ये क्वेश्चन कहा गया है कि यदि आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों का एक सेट है, मैंने ऑलरेडी आपको आरोही क्रम में जमा कर दिया है ये सेट, तो आपको माध्यिका बोली गई। अब मैं सेट के नंबर ऑफ टर्म्स गिनता हूं, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8। तो n बराबर मेरे पास कितना निकल कर आ गया, 8 निकल कर आ गया। तो मेरी जो माध्यिका होती है वो क्या होती है, अभी मैंने बताया था चौथा पद प्लस पांचवां पद बटे 2, चौथा पद प्लस पांचवां पद बटे 2। यानी कि अगर मैं माध्यिका यहां लिखना चाहूं तो चौथा पद और पांचवा पद यही हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया 2x प्लस 3 बटे 2, यही माध्यिका है। और यही मेरा किसके बराबर है, 51 बटे 2 के बराबर है। कई लोग अब मुझसे पूछेंगे कि सर 51 कैसे आ गया, जबकि मैं बता रहा हूं कि 25.5 को मैंने 51 बटे 2 लिखा है, जिससे 2 से मैं 2 काट दूं और 2x बराबर कितना आएगा 48, तो x बराबर आ जाएगा 24। तो आपसे पूछा गया x का मान, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 24। तो 24 विल बी योर राइट आंसर हो जाने वाला है। क्लियर? चलिए, तो ऐसे आप चीजों को सीख रहे हो, देखो बहुत मजा आएगा। आप पढ़ो तो सही ढंग से, कोई ढंग से पढ़ाएगा तो क्यों नहीं सीखोगे। अगला प्रश्न ये है, आप करके बताएं। समय सीमा को समाप्त करता हूं। आइए देखते हैं। मैंने ऑलरेडी कहा गया है कि इस आरोही क्रम में व्यवस्थित है, यानी कि ये डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अगर जमा हुआ है तो माध्यिका इसकी 17 है। तो x का मान बताइए। तो माध्यिका इसकी 17 है, तो मैं नंबर ऑफ टर्म्स गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 है तो n बराबर अगर 10 है जो कि इवन है, तो इवन है तो माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका होगी सर आपका n बाई 2वां पद यानी कि 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2। तो व्हाट इज 5वां पद, 6वां पद, इनको जोड़िए 2x प्लस 4 बटे 2 करिए और यही तो आपका 17 के बराबर है। यानी कि यहां पर हम x प्लस 2 बराबर अगर 17 लिखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 15। और यही आपको निकालना है कि x बराबर कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका एक राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो करो ये क्वेश्चन। चलिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग कॉल है। देखते हैं कौन कर पाता है, आप में से कितने विद्यार्थी इन सब चीजों को करने में सक्षम है, ये जरूर पता लगाना चाहिए। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित पदों की माध्यिका दी गई थी, है ना। निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी 32 12 23 17 28 25 43। बाद में यह पाया गया कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया था। अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगी। सबसे पहले आप क्या करें, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में जमाएं। तो मैं ये जमाऊंगा 12
उसके बाद कितना आएगा 17, उसके बाद आएगा अपना 23, उसके बाद आएगा अपना 25, उसके बाद आएगा अपना 28, उसके बाद अपना आएगा 32 और उसके बाद आएगा 43। तो सबसे पहले जो डेटा आपका लिखा हुआ है ना गलती वाला 1 2 3 4 5 6 7, उस पहले डेटा को लिख दो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये तो हमारा त्रुटिपूर्ण डेटा है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था भाई, गलती आपने क्या की है, गलती आपने की है 29 की जगह गलती से 17 लिख दिया आपने, गलती से 17 लिख दिया, यानी कि 17 गलती से आया है, ठीक है, यानी कि 17 नहीं आएगा और 29 अपनी जगह पर आएगा, और 29 कहां आएगा 28 के बाद, ठीक है सर। तो अब आपसे पूछा गया है परिवर्तित माध्यिका कितनी है, तो आपको इस डेटा की माध्यिका निकालनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो n बराबर अगर 7 है तो ऑड नंबर आ गया, यानी कि चौथा पद 1 2 3 4 28, तो 28 आपका राइट आंसर होने वाला है। पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए, आपको समझ में आ रहा है क्या, पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए कि भाई 28 राइट आंसर होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे बताइए पूर्व एवं वास्तविक माध्यिका में अंतर बताओ, यानी कि पहले वाली और अब वाली माध्यिका के बीच में डिफरेंस बताइए, क्या होगा बताओ। तो पूर्व में माध्यिका कितनी है 25 है, क्योंकि यहां भी चौथा ही टर्म होने वाला है, तो अंतर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अगर मैं डिफरेंस पूछता हूं तो डिफरेंस कितना होगा 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट करिए। ये डेटा दिया गया है जिसकी माध्यिका x निर्धारित की गई है। अब पता चलता है कि 21 की जगह गलती से 15 लिखा गया, तो सही माध्यिका कितनी है y निकल कर आ गई। तो आप मुझे बताएं 15 18 11 20, तो आपके सामने क्या वैल्यूएशन है देखिएगा 11 12, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमा रहा हूं 15 18 19 20 और 24, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो है पूर्व डाटा, और उसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी चौथा पद, तो 1 2 3 4 18 इसकी माध्यिका हो गई सर। इसकी वैल्यू कितनी हो गई x के बराबर, क्योंकि x ही तो है इसकी माध्यिका, ठीक है। अब पता चला कि गलती 21 की जगह गलती से 15 लिख गया था, 15 गलती से लिखा गया है, तो 15 की जगह खाली हो जाएगी और जहां 21 अपना स्थान लेगा 20 के बाद वहां जगह आ जाएगी अब 21 की। तो अब नई माध्यिका कितनी हो जाएगी देखिए 1 2 3 4 19, जो कि y की वैल्यू है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 2x माइनस वाई, तो 2x यानी कि 2 दूनी 18 दूनी 36 माइनस का 19, तो 36 माइनस का जो 19 होगा वही आपका राइट आंसर होगा, जिसका जवाब आप दे देंगे 17। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है, ठीक है माय डियर, ऑप्शन नंबर सी 17 आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए आइए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ एक चीज और सीख लेते हैं। क्वेश्चन को करें, ये 16 2/3 है, ये 16 2/3 है, ये 16 2/3 है ना, तो कंफ्यूज मत होना। आंसर निकालिए।
चलिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। अब देखते हैं कैसे करेंगे। 3 धनात्मक पूर्णांक आपके सामने है ए बी सी। तो ए बी सी आपके धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ध्यान रखना है ना, ये बहुत एक एक चीज मैटर करती है इस क्वेश्चन में। ठीक है, उनका औसत दे रखा है कितना, 50/3, यानी कि अगर मैं सम निकालूंगा तो तीनों का योग हो जाएगा 50, क्योंकि औसत आपको दे रखा है 50/3, 16×3 = 48 और 2 50/3, तो औसत निकालूंगा तो ये आपका जो योग हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आता है मैं लिख देता हूं कि औसत दे रखा है, एवरेज को एवरेज के बराबर कर दिया, तो यानी कि a + b + c का जो योग आ गया वो निकल कर आ गया क्या, 50। सब लोग सामने देखें, अगर आप सामने नहीं देख पाओगे तो अगला क्वेश्चन आप खुद भी नहीं कर पाओगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा, फिर आप क्या मतलब रह जाएगा फिर, है ना, चीजों का। अब आपसे बोला जा रहा है कि ए बी और सी सबसे बड़ा है, बी बीच में है और ए आपका सबसे छोटा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ है। अब असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ है तो माध्यिका क्या हो जाएगी, अगर आपके 3 पद हैं तो माध्यिका क्या हो जाएगी, बीच वाला पद, यानी कि बी की वैल्यू निकल कर आ गई क्या, a + 6। तो आपकी बी की वैल्यू निकल कर आ चुकी है a + 6। तो यहां मैं रख सकता हूं कि a तो a है ही, b की वैल्यू a + 6 रख दी, c की वैल्यू क्या मैं यहां से निकाल सकता हूं, हाँ क्यों नहीं, तो c की वैल्यू आ जाएगी 50 - 6 यानी कि कितना, 44 माइनस का 2c, सॉरी 2a, तो ये c की वैल्यू आ गई। फिर अब क्या करें, अब आपको जो ये रिलेशन दे रखा है, क्योंकि आपको c का न्यूनतम मान निकालना है, तो अब आप b को c के साथ में कंपैरिजन कराइए। जब b को आप c के साथ में कंपैरिजन कराएंगे तो b की वैल्यू आपको पता है कि ये a + 6 है, c की वैल्यू आपको पता है a की टर्म में, क्योंकि एक वेरिएबल में लेकर जाओगे तभी सॉल्व हो पाएगा। तो यहां से कितना आ गया, 3a = 38 <= 2, तो a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 38/3। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज बताओ, यहां a की वैल्यू क्या हो सकती है, एक चीज मुझे बता दो बस कि यहां a की वैल्यू क्या होगी। ध्यान रखना पूर्णांक लेना है आपको, तो आपका a की वैल्यू, अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है a की, यहां पर a की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है ये बता दो बस। एक छोटा सा प्रश्न है आपसे कि a की अधिकतम वैल्यू, अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो लगभग 13 बार जा रहा है, लेकिन 13 पूरा नहीं जा रहा है, 13 से छोटा होगा ए, 13 से छोटा होगा ए, यानी कि 12 आपका होगा। अधिकतम वैल्यू 12 हो सकता है क्योंकि 13 तो पहुंच ही नहीं रहा है, तो आपको तो जो मान आएगा 12 पॉइंट कुछ आएगा उससे कम लेना है, और कम हो और इंटीजर हो तो 12 आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। चलिए आइए, तो a अगर अधिकतम है तो 12 आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी a की। अब a की 12 आ गई तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। तो ये भी b की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। बस जब a की अधिकतम वैल्यू 12 हो सकती है तो b की अधिकतम वैल्यू 18 हो सकती है, तो c की क्या हो सकती है न्यूनतम संभव मान, बताइए। तो a + b + c आपका अगर 50 है तो रख दीजिए, तो 12 और 18 आपका हो गया कितना, 30, और यहां पर हो गया अपना, सही है ना, सही है। 12 अगर आपके सामने ये है और b आपका 18 हो गया तो ये हो गया 30, तो आपका जो c का न्यूनतम मान हो सकता है वो हो सकता है 20। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20। अगर आपको ये नहीं आया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सीखना ही तो है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कौन कर सकता है, किसके अंदर दम है करने का। आप अपना आंसर निकालिए, देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। क्योंकि ऑप्शन तो मैंने गलत तो नहीं लगा दिया, बस ये देखना है, ऑप्शन मेरे गड़बड़ है, देख लेना, ऑप्शन देख लेना, चलो जो भी आएगा निकाल लेंगे।
चलिए कैसे निकालेंगे भाई, 3 धनात्मक पूर्णांक हैं a प्लस बी प्लस सी, एवरेज दे रखा है तो सम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब सबसे अच्छा तरीका वही है जो आपको मैंने बताया कि माध्यिका अगर आपको दे रखी है तो b आपको पता लग गया a प्लस 9 है, ये आपका a है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, थोड़ा स्पीड भी बढ़ जाएगी अपनी। देखो कैसे, आपको कुछ नहीं करना, यहां से आपको c की वैल्यू निकालनी है, 60 माइनस 9 माइनस 2a, सेम प्रोसेस है, तो c बराबर हो जाएगा 51 माइनस 2a। अब b और c का रिलेशन आपस में एस्टेब्लिश कर दो जिससे कि a के आपका मान निकल कर आ जाए अधिकतम, तो c की वैल्यू आप रख दीजिए 51 माइनस 2a और b की वैल्यू आप रख दीजिए a प्लस 9, तो यहां पर आ जाएगा 3a इज लेस देन, 50 में से 8 चले गए तो अपने पास हो जाएगा कितना, 42, तो a की वैल्यू हो जाएगी 14। तो a का यहां तो खुद ही इंटीजर आ रहा है और बराबर हो सकता है, तो a का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 14। अब a का अधिकतम मान 14 हो सकता है तो b का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 14 प्लस 9 23, तो b का अधिकतम मान 23 हो सकता है और a का आपका कितना हो सकता है, 14 हो सकता है, तो ये कुल मिलाकर 37 तो खुद आ गया, 37 तो खुद आ गया, तो c का न्यूनतम मान क्या होगा, 23 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 23। मजा आया, सीखने को मिल गया। चलो, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और आसान है, मतलब टफ नहीं है, अगर कंसेप्चुअली आप चलते हैं तो आपको कुछ ना कुछ बढ़िया तरीके से सीखने को मिलता ही है। अब आते हैं आगे, अगला हेडिंग डाल दीजिए संचयी बारंबारता। ये तो मैंने आपके सामने जो डेटा दिया था, ये वाला जो डेटा था ये अवर्गीकृत डेटा था। अवर्गीकृत का मतलब समझने की कोशिश करना, अवर्गीकृत यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड था, आपका कोई भी वर्गों में डिफाइंड नहीं था, ये अवर्गीकृत डेटा है, यानी कि ऐसा ही कोई डिस्ट्रीब्यूशन पड़ा हुआ है, उसका आपको माध्यिका निकालना बताया मैंने। अब हम बात करते हैं आगे, जब आपकी कोई x हो, आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तो माध्यिका कैसे निकालें। अगर x और f में अगर आपके सामने टेबल आ जाए तो आप माध्यिका कैसे निकालें, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि माध्यिका के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे और उस पर हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन की। जैसे कि मैंने आपको x का मान दे दिया 1 2 3 4 और 5, मैंने बारंबारता आपको दे दी 5 10 15 20 और 5। चलिए, तो सबसे जरूरी चीज होती है कि इस वाले बंटन की या इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक आपका वर्गीकृत में है उसका माध्यिका निकालिए। ये बहुत आसान है डियर, क्योंकि माध्यिका कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू देता ही नहीं है, तो यहां पर हमें निकालना ज्यादा आसान रहता है। आइए अब हम यहां क्या सीखेंगे, संचयी बारंबारता सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो कैसे करने वाले हैं डियर, आराम से समझने की कोशिश करना कि यहां पर अगर आपका डेटा x दे रखा है तो उसके संगत फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। अगर आपका डेटा आपका 2 दे रखा है तो उसकी संगत आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7। उसके अगर डेटा आपको 3 दे रखा है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15। इसका फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि ये जो 1 है 5 बार आ गया, 2 है 10 बार आ गया, 3 है 15 बार आ गया, 4 है 20 बार आ गया और 5 है 5 बार आ गया। और अगर आपको इस डेटा का माध्यिका निकालनी हो, माध्य की बात नहीं कर रहा हूं, माध्यिका, माध्य तो आप fx अपॉन f निकाल सकते हो, लेकिन माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको कहते हैं संचयी बारंबारता। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस दिए गए डेटा की संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। सर वो कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जरा समझने की कोशिश करना कि इस दिए गए डेटा की हम संचयी बारंबारता कैसे निकाल सकते हैं। आइए, यहां जो आपकी पहली फ्रीक्वेंसी होती है उसको एज इट इज रख दीजिए, रख दिया, इसको एज इट इज रख दो, फिर
इसको इसमें जोड़ दो 15, इसको इसमें जोड़ दो 30, इसको इसमें जोड़ दो 50 और इसको इसमें जोड़ दो 55। यानी कि कुल मिलाकर ये जो डेटा है ये सब कुछ आपकी क्या निकल कर आ गई, संचयी बारंबारता निकल कर आ चुकी है। चलिए क्या आ चुकी है, संचयी बारंबारता निकल कर आपकी आ चुकी है। और आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होगा, जो ये लास्ट वाला डेटा होगा ना ये हमेशा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होगा, क्योंकि ये डेटा सबको जोड़ते हुए आ रहा है। चलिए अब माध्यिका क्या होती है सर, तो जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसको हम एन बोलते हैं। आपको क्या करना होता है, n/2 करना होता है, यानी कि आप क्या करेंगे 55/2 करेंगे। तो आप कहां पर हैं, 27.5 पर। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डेटा लेना है कितना, 27.5 कौन सी संचयी बारंबारता के बीच में आ रहा है, बोले गुरुजी 27.5 यहां आ रहा है यहां। तो आपको n/2 निकालना है, निकाल लिया सर, और 27.5 आ गया। अब आप देखेंगे कि कहां पर आ रहा है ये, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो कुछ नहीं है आंसर। इसका अगला संचयी बारंबारता की संगत जो x का मान है वही आपकी माध्यिका है, यानी कि आपकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आपकी माध्यिका कितनी होने वाली है, 3 होने वाली है। जिसको समझ में नहीं आया वो एक काम कर सकता है, वो क्या है, थोड़ा पेशेंस रखें, है ना, तभी तो समझा पाएंगे और तभी तो समझ पाओगे आप। क्लियर है, ये कहां आया, 15 से 30 के बीच में आया, तो उसकी अगली संचयी बारंबारता, उसकी अगली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा x का, वही आपकी मीडियन कहलाएगा। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा और विचार करते हैं, और विचार बड़ा गंभीर होगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। x आपको दे दिया मैंने 1 3 1 3 5 7 9। जिसको नहीं आया वो दोबारा समझने का प्रयास करे, जिसको आ गया वो इस क्वेश्चन का जवाब दे। 4 6 5 8 3। आप मुझे माध्यिका निकाल के बताइए कि इस दिए गए डेटा की माध्यिका क्या होगी, मीडियन क्या होगी। बताइए। चलिए आपके सामने सबसे बड़ी चीज है कि आपका x है और f है। आपको सबसे बड़ी चीज क्या निकालनी है, संचयी बारंबारता। कैसे निकालेंगे, f को यहां रखा, 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23 और 3 26। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि जो टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संचयी बारंबारता का जो अंतिम तत्व होता है वही आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, इसको n भी बोलते हैं। तो n/2 निकाल दो, कितना निकल कर आ गया, 13 निकल कर आ गया। अब 13 कहां कहां प्लेस है, इसके बीच में, तो 13 की अगली संचयी बारंबारता के संगत x का मान माध्यिका हो, 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, संचयी बारंबारता 13 कहां आ रही है, इन दोनों के बीच में आ रही है, इसके अगली संचयी बारंबारता के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आपका 13 होगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी थोड़ी बहुत बननी चाहिए, देखो तभी मजा आएगा आपको भी और मुझे भी। ठीक है माय डियर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बिहाफ पर जो क्वेश्चन हैं वो करते हैं और सीखते हैं कि भाई कैसे कर सकते हो आप। पहला क्वेश्चन ये है, जल्दी से मुझे बताइए कि माध्यिका क्या होगी।
बताइए। देखिए कैसे करेंगे, देखो अभी बताया ना, CF निकाल सकते हो क्या। अब आपको लगेगा सर CF कैसे निकाले, कुछ नहीं, 8 करना है, यहां पर 8 आ गया, 8 और 10 18 आ गया, 18 और 11 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और 29 और 16 की अगर हम बात करते हैं 45 हो जाएगा, और 45 और 20 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और 65 और 25 अगर मैं करता हूं तो ये हो जाएगा हमारे सामने कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 90। ठीक है, 90 और 15 कितना हो जाएगा, 105, 105 और 9 कितना हो जाने वाला है, 114, और 114 और 120। अब 120 ही आपका जो क्या है फ्रीक्वेंसी का सम है, तो ज्यादा आसान हो गया ना काम। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें संचयी बारंबारता भी निकालनी होती है, और एक पन दो काज हो जाते हैं, यानी कि 60 आएगा सर। 60 कहां पर आ रहा है इनके बीच में, तो 60 यहां आ रहा है सर, तो उसकी अगली लेनी है, और उसके संगत आपको संचयी माध्यिका जो x का मान है वही आपकी माध्यिका कहलाएगी, यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर आने वाला है, 5 आपका राइट आंसर आने वाला है। चलिए अगला प्रश्न करें, माध्यिका क्या होगी। चलिए देखते हैं कैसे कर पाएंगे आप इस क्वेश्चन को। आइए, तो यहां पर आपके सामने सिंपल सा लॉजिक है सर, हम 5 को 5 रखेंगे सबसे पहले, तो 7 और आपको CF निकालना है, तो 7 और 5 12, 12 और 11 कितना हो जाएगा 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा आपका 32, और 32 आपका और 8 40, 40 और 7 47, 47 और 3 50, 50 और 2 52। अब आपका कितना निकल कर आएगा 52/2, यानी कितना निकल कर आएगा 26। तो n/2 करने पर 26 कहां आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है सर, तो इसकी अगली संचयी बारंबारता की संगत जो मान है x का वही माध्यिका है, ऑप्शन नंबर बी 8। अगला क्वेश्चन इसके भी हक पर है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं मिलान चिन्ह। क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा मिलान चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं, और वो मिलान चिन्ह इसी से रिलेटेड है। फिर हम पढ़ेंगे वर्गीकृत अपना माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो मिलान चिन्ह के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने जा रहा हूं आप लोगों से, तो उस चर्चा का विषय हम देखेंगे कि क्या होता है। अब इसको कहते हैं जब कभी भी हम मिलान चिन्ह को कहते हैं तो मिलान चिन्ह यहाँ पे दर्शाया जाता है टैली बार से। किस बार से, इसको कहा जाता है टैली बार्स। ठीक है, और इस टैली बार से हम किसी भी फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं। तो हम जब कभी भी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, जैसे कि मैंने कहा आपको 3 लिखो, तो 3 का टैली बार क्या होगा, तो 3 का टैली बार होगा 3 डंडे। ठीक है भाई साहब, मैंने कहा भाई आप लिखो मेरे सामने 14, तो 14 का टैली बार क्या होगा बताइए। तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आपको क्या करना है, आपके सामने 5 क्रॉस करके चलना है, यानी कि आप 4 तो एक साथ लिख सकते हो, लेकिन 5वां आपको क्रॉस करना पड़ेगा। 4 तो आप एक साथ लिख सकते हो, 5 आपको क्रॉस करना पड़ेगा। अब मैं 5 और 5 10 पर पहुंच चुका हूं, और 4 14, क्योंकि अगला है ही नहीं मेरे पास काटने के लिए, तो इसका टैली बार आपका ये हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से। अगर मैं बात करना चाहूं मैंने लिखा 18, तो 18 का टैली बार क्या होगा, इसको हम टैली बार्स कहते हैं, और इसको हम ये भी कहते हैं कि 4 एंड क्रॉस मेथड। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, नाम ही इसका ऐसा ही है, 4 एंड क्रॉस मेथड। ठीक है, क्या कहेंगे, 4 एंड क्रॉस मेथड। 4 बनाइए और क्रॉस कर दीजिए। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं, 4 बनाया क्रॉस कर दिया 5, 4 बनाया क्रॉस कर दिया 5, 4 बनाया क्रॉस कर दिया 5, 15 और 3 18। तो इस तरह से आप टैली बार समझ सकते हैं। अगर किसी भी फ्रीक्वेंसी का
ये आपकी फ्रीक्वेंसी का अगर आपको टैली बार पूछ ले और ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे दे तो आपको आंसर देना होगा। ठीक है माय डियर। जैसे कि अगर आपसे मान के चलो पूछ लिया, बताइए 9 का मिलान चिन्ह क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, एंड ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा आंसर होगा आपका? ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर होने वाला है? चलिए बताएं। जल्दी से बताएं क्या आंसर आपका निकल कर आएगा इसका। एक बच्चा कह रहा है ये तो 4th क्लास वालों का है, सीबीएसई वालों का। भाई जो पूरी गणित तुम पढ़ रहे हो वो 10वीं क्लास तक की पढ़ रहे हो, तब तुम्हारी पार नहीं पड़ रही है। बताओ, 10वीं क्लास से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, ये हालत है। तो ऐसा नहीं है, जो भी हम पढ़ते हैं यूपीएससी तक में 10th तक की आती है ना, और 10th तक में आ गया मतलब सेकेंडरी लेवल। अब सब कुछ आपका वही आने वाला है, हाई सेकेंडरी नहीं पूछा जा रहा है, वरना तुम्हारे सबके सिलेक्शन होना मुश्किल पड़ जाता, फिर दोबारा से आपको पढ़ना पड़ता। फिर आर्ट्स कॉमर्स वाले बेचारे कहाँ जाते फिर, बताओ, है ना। क्योंकि जो सेकेंडरी लेवल है वो सबके लिए कॉमन रहता है, इसलिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। वरना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दे देता तो सबके दिमाग और सब खुल जाता है भाई साहब। समझ रहे मेरी बात? चलिए, तो सर बहुत बढ़िया, इसका आंसर कितना निकल कर आएगा? डी निकल कर आने वाला है। चलिए अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, उसका जवाब आप मुझे दें। मैंने आपके सामने कह दिया ये x है और ये f है, और x मैंने आपके सामने लिखा 4, 12, 20, 28 और 36। 4, 12, 20, 28 और 36। ठीक है, 4, 12, 20, 28 और 36। 5, 6, 4, 9 और x। 5, 6, 4, 9 और x, और मैंने संचयी बारंबारता लिख दिया 5, 11, 15, 24। ठीक है, 5, 11, 15, 24 और y। तो बताइए x और y का मान क्या होगा? क्या क्या हो सकता है, या फिर मैं ऐसे कर देता हूं, इसको मिसिंग कर देता हूं यहां पर, ज्यादा सही लगेगा, वरना रायता फैल सकता है। बताओ। चलो, तो सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे करना है। आपको मैंने बताया था कि कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि भैया आपकी संचयी बारंबारता 5 दे रखी है, तो ये 11 आ गया, तो ये कितना होगा? सर y तो आपका हो जाएगा 15। अब ये 15 है तो 15 और 9 24, अब ये x क्या होगा? 10। तो आपका जो राइट आंसर होगा x और y का, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 15, है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन संचय बारंबारता पे भी पूछा जा सकता है। अब हम सीखते हैं आगे, वर्गीकृत डेटा की माध्यिका। वर्गीकृत डेटा की माध्यिका, ठीक है ना। तो अब हम सीखेंगे क्या? वर्गीकृत डेटा की माध्यिका।
चलिए, तो यहां पर आपके सामने क्या कॉन्सेप्ट चलता है वो जरा हम देखेंगे और वो हम करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपके सामने एक क्लास इंटरवल लिख दिया। क्या लिख दिया? क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल को लिखा मैंने 5 से 10, 10 से आपका 15, 15 से आपका 20, 20 से आपका 25, 25 से आपका 30। इस तरह से आपकी मैंने क्लास इंटरवल लिख दिया, जहां पर आपकी मैंने बारंबारता लिख दी कितनी, जहां पर मैंने आपको फ्रीक्वेंसी दे दी भैया, यहां पर मैंने आपको दे दी फ्रीक्वेंसी 5, और उसके बाद मैंने दे दी 6, 15, 20, 5, 6, 15, 20 और 4, 5, 6, 15, 20 और 4। मुझे आप निकाल के बताइए कि माध्यिका क्या होगी, मीडियन क्या होने वाली है, माध्यिका क्या होगी, बताएं, बोलो भाई, माध्यिका क्या होगी? ठीक है, देखिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं डियर स्टूडेंट कि सर इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल वही आपको करना है, संचयी बारंबारता निकाल के बताओ। पहले मैं आपको 5 सेकंड में निकालने का तरीका बता दूंगा, बस आप पहले संचयी बारंबारता निकालो। तो जब संचयी बारंबारता आप निकालोगे तो देखो 5 के साथ 5 हो रहा है, 6 और 5 11 हो रहा है, 11 और 15 आपका 26 हो रहा है, 26 और 20 आपका 46 हो रहा है, 46 और 4 आपका 50 हो रहा है। यानी कि सम ऑफ आपका फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो n बराबर अगर 50 आ गया सर, तो कुछ नहीं, सबसे पहले जरूरी चीज क्या है? n/2, जो कि कितना हो जाएगा? 50/2 आपका 25 होने वाला है। n/2 आपका क्या होगा? 25 होने वाला है। तो n/2 जब आपका 25 होने वाला है तो सिंपल बताइए कि 25 कहां है? बोले सर 25 यहां है। चलो बस, अब आप चुप रह जाइए बिल्कुल। मुझे आप बताइए इस 25 की अगली संचयी बारंबारता के अंतर्गत क्लास इंटरवल क्या है? बताओ। 25 की अगली संचयी बारंबारता के संगत आपका क्लास इंटरवल क्या है? यही है। 25 की अगली संचयी बारंबारता के करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले सामान लिख लो सारा। हाँ सर, ये अपना क्लास इंटरवल आ गया। तो क्लास इंटरवल कितना आ गया? 15 से 20। तो जब आपका क्लास इंटरवल निकल कर आ गया तो मुझे बताइए इस क्लास इंटरवल में, इस वर्ग अंतराल में आपकी लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है? सिंपल लॉजिक लेकर चलना है। अब देखो, आज मैंने लाइक का नहीं कहा तो कई सारे विद्यार्थियों ने किया भी नहीं, तो ये हालत है। कितना भी अच्छा पढ़ा लो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है भाई साहब, तुम्हें अपने स्वार्थ से मतलब है। चलिए, अब देखिए 15 आपका क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट हो जाएगा, और 20 आपका क्या हो जाएगा? अपर लिमिट हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर आपके सामने क्या है सर? ये 15 लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अब हम जो निकालना चाहते हैं, रेंज कितनी हो जाएगी? इसकी रेंज कितनी हो जाएगी इस इंटरवल की? तो रेंज हो जाएगी सर 5। कारण पता है, शुरुआत में बताया था मैंने आपको। ठीक है, चलिए, तो कारण क्या है? रेंज आपकी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी सर। चलो, अब जो मेन चीज मैं आपको लिखाने वाला हूं कि इतना सब क्यों निकाल रहे हैं सर तामझाम, क्योंकि जहां हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं वहां ये सब काम आने वाला है। तो चलिए, बहुत आसान फॉर्मूला है। मीडियन बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस का c अपॉन f इंटू आई मतलब रेंज। अब मान समझ लीजिएगा कि लोअर लिमिट की जगह लोअर लिमिट रखना है और अपर लिमिट की जगह n/2 की जगह 25 रखना है। अब आपका c क्या होगा? यहां पर समझिए और समझने की कोशिश भी करिए, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो सब काम की आपके होने वाली हैं। तो c आपकी क्या होगी? जो माध्यिका वर्ग है उसके ठीक पूर्व वाली संचयी बारंबारता यानी कि 11 होगी।
ठीक है, और एफ क्या होगी, माध्यिका वर्ग की। चलिए अब समझना, बस छोटा सा लॉजिक है कि जो सी क्या होगी, सी इससे पहले वाले की होगी, और ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है, तो यहां सी होगा ऊपर वाला, जो मतलब छोटा वाला होगा, क्योंकि 26 तो ले ही नहीं सकते आप, 26 लोगे तो माइनस में चला जाएगा। तो सी क्या होगी, उससे ऊपर वाले की संचयी बारंबारता, और एफ क्या होगी, इस वाले की जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है क्लास इंटरवल के 15। लोअर लिमिट कितनी है, 15, तो सॉल्व करेंगे 15, 25 माइनस 11 बटे 15 इंटू 5, 5 से काटा 3 बार, तो आपका निकल कर आ गया आंसर 14/3। तो 15 इंटू 14/3, 15 प्लस 14/3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है, 15 प्लस 3 चौके 12, 2/3, तो यहां पर कितना आएगा, 19 2/3, 19.66 आपकी क्या आ जाएगी, माध्यिका आ जाएगी। 19.66 आपकी क्या निकल कर आने वाली है, माध्यिका निकल कर आने वाली है। परेशान मत होइए, आपको लग रहा होगा सर बहुत ज्यादा होच पोच हो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा, टेंशन मत लो डियर, क्योंकि ये जब शुरुआत होती है तो लगता ऐसा है, लेकिन बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, और जिससे कि आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, और आज पेपर में अगर आता है तो काम आएगा। चलिए इसकी माध्यिका निकाल के बताइए, सब लोग कोशिश करो, बस फॉर्मूला बहुत आसान है, माध्यिका बराबर लोअर लिमिट प्लस n/2, यार इससे छोटा ही होना चाहिए, तो अपने आप समझ लेना, फ्रीक्वेंसी इंटू आई, करके बताओ। कोशिश तो करो। चलिए कैसे करने वाले हैं, देखिए सर हम संचयी बारंबारता निकालेंगे तो 12, 26 और 12 कितना हो जाएगा, 38, 38 और 40 78, 78 और 12 कितना हो जाएगा, 90, 90 और 10 100, 100 अगर आता है तो n/2 कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया। अब 50 कहाँ होगा, आप 50 जानते हो ना, इसके बीच में होगा, तो इसके अगले वाले क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा, 20 से 30। तो क्लास इंटरवल कहाँ आ रहा है, 20 से 30 आ रहा है। पहली बात, लोअर लिमिट आ गई 20, ठीक है, और आई कितना आ गया, 10, सारा सामान निकल कर आ गया। अब देखो n/2 कितना है सर, जब फ्रीक्वेंसी आपका n बराबर 100 आ गया, तो n/2 कितना हो जाना है, 50 हो जाना है। आइए देखते हैं, तो यहां लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट आपकी 20 है, n/2 आपका 50 है, माइनस सी आपका कितना है, सी क्या होगी, इससे पूर्व वाली 38, क्योंकि 78 तो घट ही नहीं सकता ना, कॉमन सेंस। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो ये क्लास इंटरवल था ना 20 से 30, उसके संगत वाली फ्रीक्वेंसी अपनी खुद की लेगा ये 40, और आई कितना आ रहा है, 10, तो 10 से काटा मैंने 4 बार, तो ये कितना आ गया, 20 और 12/4, यानी कि आपका राइट आंसर आएगा 23। तो आपका राइट आंसर कितना निकल कर आ रहा है, 23। मजा आ गया। अब कोई भी दिक्कत हो तो पूछो, भाई 20 कैसे आया, अरे ये क्लास इंटरवल यही है ना, वर्ग अंतराल, तो उसमें लोअर लिमिट तो यही होती है, लोअर लिमिट तो वही होती है। और आई कैसे निकला, आई तो 10 है ना, रेंज रेंज तो 10 है, 30 में से 20 गए तो 10 ही तो आएगा। हुई ना बात, ये हुई ना बात। चलिए क्लियर है, अच्छा लग रहा है, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया। अब आपके ये होमवर्क है, ये मॉड है, हालांकि ये मॉड हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, मॉड आप करके देखना, मैंने मॉड निकालना भी आपको सिखाऊंगा, चिंता ना करिए, है ना। तो ये आपका सेशन था, कैसा लगा जल्दी से मुझे बता देना। और अभी मैं 12:30 बजे आपको ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूं 12:30 पर, है ना।
साथ के साथ आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि एनालिसिस के लिए आप इस नंबर पर जरूर क्वेश्चन भेजें, जिससे कि मैं सटीक से सटीक एनालिसिस आपको करवा सकूं। कैच द मैथ आज रात को जरूर देखें, और कल जो आपके सेशन होने वाले हैं, कल और परसों जो दोनों सेशन होंगे वो प्रैक्टिस सेशन में करवाने वाला हूं इस समय पर, ठीक है ना। हाँ, कल परसों मैं जो सेशन करवाऊंगा वो प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, और अच्छे से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो कैच द मैच जरूर देखें, आज रात का काफी इंटरेस्टिंग होगा, हमेशा ही होता है। आप तो एग्जाम अगर क्रैक करना चाहते हो तो यह एक बहुत जरूरी पार्ट आपका प्ले करेगा 1 फरवरी को, यानी कि आज की तारीख पे आपका होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो 8 PM कैच द मैथ आपका जरूर लें, इससे बाहर ना तो कुछ गया है ना जाएगा। और सबसे बढ़िया चीज है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको नोटिफाई कर लीजिएगा साहिल 10 कोड लगाकर। आपको अनअकैडमी पर जाना है, मेरी फ्री स्पेशल क्लास में जाना है, और स्पेशल क्लास में जाने के बाद मेरा नाम सर्च कर लेना और मुझे कर लेना फॉलो करने के बाद साहिल खंडेलवाल को कर लेना, आप क्या कहते हैं, सर्च, और साहिल स्पेशल क्लास पर जाकर सी ऑल पर चले जाना, 8 बजे वाली क्लास देख लेना, जितनी भी देख के जा सको, ठीक है ना। आज वाली तो होगी, है ना। तो इसलिए आपके सामने ये है, साहिल 10 आप अनलॉक कर लीजिएगा और आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पर CHL और CGL में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरा फाउंडेशन बैच कंटिन्यू है, इससे बेटर कोई बैच नहीं है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो 10 जगह घूम लो, 1000 जगह घूम लो, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा पेपर में आएगा, मैं इतना कह सकता हूं, बस वही आपको पढ़ना है ना। चलिए, अपर लिमिट नहीं लिखा है सर, अपर लिमिट का कोई काम नहीं है, वो बस रेंज निकालने के काम आता है, ठीक है। चलिएगा, और कंप्लीट और डिटेल में पढ़ा रहा हूं, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सिर्फ एक कोर्स है, यानी कि हर मर्ज की एक दवा है। आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश के साथ साथ सारी सब्जेक्ट मिलेंगी। ज्वाइन करना है तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि जितना लेट आप हो जाओगे उतना दूर आप चले जाओगे। मेरे बराबर कहने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्या मैं क्वालिटी आपको दे रहा हूं, इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं। आपको पता है 12 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, इससे बेस्ट आपको कोई कोर्स नहीं मिलेगा गणित के प्रोस्पेक्टिव से, जो इतनी तसल्ली से पढ़ाया गया हो। पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री में ऐसा कोर्स नहीं है जो 12 महीने में मैथ खत्म करे। लेकिन मैं सिंगल कोर्स की तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि मैंने 38 से 40 दिन परसेंटेज पढ़ाई है, 23 से 24 दिन CISI, लगभग 6 से 7 महीने अर्थमेटिक। विश्वास करिए, अगर आप लगातार पढ़ते हैं तो आपको मजा आ जाएगा इस सेशन में। और फाउंडेशन कोर्स अपने आप में अनबिलीवेबल है, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको मेरा आने वाला फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा, जो वो भी कंप्लीट होने वाला है। और अभी इसमें चल रहा है एडवांस मैथ, तो ज्वाइन आप कर सकते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओ और 200 से ज्यादा फैकल्टीज की क्लास लो, 12 और 24 महीने का ज्वाइन करो। इतने से दाम में आपको इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टी मिल रही है, तो आपको कहीं रुकना नहीं चाहिए, और वो भी सभी सब्जेक्ट की। साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ो और मेरे साथ में पढ़ाई स्टार्ट करो। अन्य किसी कैटेगरी में भी आप सब्सक्रिप्शन लगाकर साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ सकते हैं, कॉम्बो भी ले सकते हैं CET के लिए। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सेशन को कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे 12:30 बजे, ठीक है। चलिए, तो हाँ, आज 8 PM होगा, क्यों नहीं होगा, डेली होता है भाई, होगा। चलिए, तो टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे, खुश रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में 12:30 बजे। सेशन को लाइक जरूर करें और जरूरतमंदों तक इसको पहुंचाएं, जिससे कि मुझे भी पता लगे कि मैं कहीं ना कहीं किसी की मदद कर पा रहा हूं, क्योंकि ये सोर्स आप ही हो मदद तक पहुंचाने वाले। तो आपसे यही दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को शेयर जरूर करें आप लोग। टेक केयर, लव यू ऑल।